गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बैच है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 पार्ट बी गॉस थ्योरम। आज होगा लेक्चर नंबर 12। तो जैसा कि हमने बताया 2 टर्न की थ्योरी बची है। देखिए चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। पार्ट ए क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कूलॉम्स, डायरेक्ट पार्ट ही बता दें। पार्ट ए पढ़ा था हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, भूल गए? पार्ट बी क्या कौन सा पढ़ना है हम लोग? गॉस थ्योरम, गॉस लॉ भी कह सकते हो। पार्ट ए में कितने लेक्चर्स थे? 7। यानी इस पार्ट बी में हम लोग कितने लेक्चर पढ़ चुके हैं? 8, 9, 10, 11, 4 पढ़ चुके हैं। यानी 5 और 6, 2 लेक्चर और बचे इसमें, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 12 है। लास्ट टर्म पे जो हम लोगों ने पढ़ा था, अच्छा सर अब तो तुमको समझ में आ गया होगा, डी ए वेक्टर की डायरेक्शन और ई वेक्टर की। अभी नहीं समझ आया? जय शैलेंद्र, डी ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट। और ई वेक्टर के लिए क्या करते हैं? प्लस क्यू नॉट। याद आया? जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है, हम उस पॉइंट पे क्या एज्यूम करते हैं? प्लस क्यू नॉट चार्ज। द डायरेक्शन अलोंग विच प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव represents direction of electric field at that point. Clear? हाँ देखें तो अगर एक तरफ चार्ज है, संडे को कौन आया था? संडे को पढ़ाया था ना लेक्चर नंबर 11, सारे बच्चे आए थे। अगर किसी प्लेट पे एक तरफ चार्ज है और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, डायरेक्शन तो ये हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या एज्यूम करेंगे? प्लस क्यू नॉट। क्या एज्यूम करेंगे? और ये +2 प्लेट है, ये प्लस क्यू नॉट को क्या करेगी? रेपल करेगी, तो टुवर्ड्स राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बताई थी? बोलो बेटा। अरे लास्ट टर्म पे तो प्रूव कराया है। तुम बोलो आकांक्षा, अभी देखा है? अच्छा, सिग्मा अपॉन, तुम बेटा, तुम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तब था जब दोनों तरफ चार्ज हो, हाँ कंडक्टर हो, ठीक है, दोनों तरफ चार्ज हो। अगर एक तरफ चार्ज है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो पिछला टर्म तो याद रखा करो, थोड़ी देर 5 मिनट, जैसे 5 मिनट यहीं पे आकर के जो बैठ करके थोड़ा पेज देख लिया करो, ठीक है। 5 मिनट पहले आकर के यहाँ थोड़ा रिवाइज कर लिया करो। तो क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तब होता है जब दोनों तरफ चार्ज हो, यानी कंडक्टर हो। क्लियर? कोई डाउट? ठीक। अब इसमें कुछ कंडीशंस बची हुई हैं। कंडीशन फर्स्ट, अगर ये 2 प्लेट हैं और एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे कैसा है? निगेटिव। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे निगेटिव। अब बीच में निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 जगह निकालेंगे हम लोग। कितनी जगह निकालेंगे? 3 जगह। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे निगेटिव, ठीक है। 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें हम लोग। एक पॉइंट P पे, ये प्लेट X मान लो, ये प्लेट Y मान लो। एक पॉइंट P पे निकालेंगे, दूसरा Q पे, और ये सब नियर बाई पॉइंट हैं, यानी बहुत बड़ी प्लेट है और यह प्लेट से इसकी जो डिस्टेंस है वो निग्लेजिबल है, यानी प्लेट का हमने छोटा सा पार्ट यहाँ शो किया है, ठीक है।
एक आर पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी नहीं समझे? तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस क्यू नॉट। तो पी पे निकालना है, प्लस क्यू नॉट एज्यूम करो। प्लेट एक्स क्या करेगी प्लस क्यू नॉट को, रेपल। और प्लेट वाई क्या करेगी, अट्रैक्ट। यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो गए, सेम डायरेक्शन। ठीक है, प्लेट एक्स के कारण प्लस क्यू नॉट टुवर्ड्स राइट जाएगा और प्लेट वाई के कारण टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अब आर पे निकालो, प्लस क्यू नॉट एज्यूम करो। प्लेट एक्स क्या करेगा इसे, रेपल। और प्लेट वाई क्या करेगा इसे, अट्रैक्ट। ठीक है, ध्यान रखना E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लेट एक्स के कारण है और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट वाई के कारण। कैसे डायरेक्शन आ रही, समझ आया? प्लस क्यू नॉट जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो प्लेट एक्स प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, रेपल। और प्लेट वाई क्या करेगा, अट्रैक्ट। अपोजिट डायरेक्शन हो गए। यहाँ पे निकालो, प्लेट एक्स क्या करेगा, रेपल। प्लस क्यू नॉट एज्यूम करो। प्लेट एक्स क्या करेगा, रेपल। और प्लेट वाई क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्लियर? तो अगर हम लोग निकालें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, कितना आएगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2। क्यों दोनों ऐड हो गए, क्योंकि कहाँ है, सेम डायरेक्शन। समझ गए? क्यों सेम डायरेक्शन, समझ आया? क्योंकि प्लेट एक्स प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, रेपल, तो टुवर्ड्स राइट जाएगा। और प्लेट वाई क्या करेगा, अट्रैक्ट, इसके कारण भी टुवर्ड्स राइट। नहीं समझे? और एक प्लेट के कारण हम ये माने दोनों पे चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है। ठीक है, कैपेसिटर में यही यूज करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, अभी नहीं समझे? तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर पहुंचेंगे तब तक ये भूल जाओगे ना, ये यूज़ करेंगे और ये बताएंगे कि गॉस थ्योरम में बताया था, तब भी नहीं आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझे? कि कैपेसिटर में क्या होता है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव। ठीक है, नहीं समझे? तो ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ पे निकाला हमने, पॉइंट पी पे। अब पॉइंट क्यू पे निकालो। पॉइंट क्यू पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू कितना आ जाएगा, E इक्वल टू E1 माइनस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना आ गया, 0। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, ये सब नियर बाय पॉइंट हैं, यानी इनकी प्लेट से जो डिस्टेंस है वो निग्लेजिबल है इन कंपेयर टू लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ शीट। समझ गए? नहीं समझे? क्या फार्मूला अप्लीकेबल ही नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। हमें जो पढ़ना है वो इनफाइनाइट डायमेंशन, जब हमने प्रूवमेंट कराया था क्लियर लिखाया है कि इनफाइनाइट डायमेंशन। इनफाइनाइट डायमेंशन का मतलब जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं शीट से उस पॉइंट की डिस्टेंस निग्लेजिबल होनी चाहिए इन कंपेयर टू लेंथ और ब्रेड्थ आ रहे। ठीक है, पॉइंट आर पे निकालें। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर, आर पे भी यही हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों कहाँ एक दूसरे के अपोजिट। E1 माइनस E2। हम क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है?
ध्यान रखना ये तब है जब चार्ज डेंसिटी सेम है। मान लेते चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो तो फिर कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू आ जाएगी। भाई अभी तो क्या है, सिग्मा सिग्मा सेम है इसलिए कटे जा रहे हैं, और मान लेते एक सिग्मा 1 हो और एक सिग्मा 2 हो तो एक पर्टिकुलर क्या आ जाएगी, वैल्यू। समझ गए? हाँ सेम है तो फिर 0 होगा। तो ये कब है हमने बताया, जब दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्ज है। कैसा चार्ज है? अगर दोनों पे प्लस हो तो क्या कंक्लूजन निकाला, बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किनारे छोड़ करके बीच में क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर में यूज करेंगे इसको, याद आया? ठीक है, और पूछेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे उस समय भी, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 0। अगर इसमें दोनों पे पॉजिटिव होता तो, हाँ देखो सब समझ गए कितने, अरे बच्चे बड़े होशियार हो गए। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो प्लेट एक्स क्या करेगी, रेपल, और प्लेट वाई भी क्या करेगी, रेपल। नहीं समझ आ रहा क्या? यहां पे आर पे निकालें, प्लेट एक्स क्या करेगी, रेपल, और प्लेट वाई भी क्या करेगी, रेपल, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐसे यहां भी दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। प्लेट एक्स रेपल और प्लेट वाई भी रेपल करेगी। और ये हम यहाँ पे प्लस क्यू नॉट शो जरूर कर देते हैं, आप शो ना करेंगे या पेंसिल्स बना के उसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। नहीं समझे? कुछ समझ आया? तो ई पे कितना आ जाएगा, E1 माइनस पी पे 0, और क्यू और आर पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, उल्टा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? नोट करें। अब हम लोग आएंगे स्फीयर्स पे। किस पे आएंगे, स्फीयर। क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, वायर, शीट। अब हम किस पे आएंगे, स्फीयर पे। ठीक है, तो टोटल 4 टाइप के स्फीयर्स होते हैं, जल्दी नोट करें। देखें, तो इसको नोट करके नोट कर लेंगे, टाइप्स ऑफ स्फीयर्स। पहला, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, नोट करते चले। दूसरा, नॉन कंडक्टिंग, जब समझाया गया तब थोड़ा भले रुक जाया करो, बाकी बोर्ड पे लिख रहे हैं तो लिखते चलो, उसमें क्या। नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। थर्ड, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। और फोर्थ, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ऐसे आपको भी लिखना है, 3 एक साथ और ये अलग। हाँ क्या, हाँ बीच में डायग्राम बनाएंगे ना, स्फीयर बनाएंगे। ये तीनों एक ही हैं, इन तीनों के लिए एक ही आर्टिकल है, तीनों सिंपल हैं, पसीना तो इसमें निकलेगा। समझ गए? अगर पेपर में कोई स्फीयर का आर्टिकल आया तो कौन सा आएगा, समझ गए? किसी भी टॉपिक में जो टफ पोर्शन होता है वही पेपर में आता है। समझ गए? ये तीनों सिंपल हैं, ये सिंपल नहीं है। तो ये तीनों सिंपल है,
ये सिंपल नहीं है, ठीक है। सुने, तो इन तीनों में चार्ज केवल आउटर सरफेस पे होता है। कहाँ होता है? ठीक है। यानी अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं है। भाई देखो ये दोनों, अच्छा स्फेयर का शेल क्या होता है? हॉलो स्फेयर विद अ वेरी थिन वॉल, यानी ऐसा हॉलो स्फेयर जिसकी दीवार बहुत पतली हो। नहीं समझे? मोटी दीवार वाला नहीं, पतली दीवार, यानी इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस क्या हो? सेम हो। नहीं समझे? जैसे प्लास्टिक की बॉल है तो ये स्फेयर का शेल हो गया, समझ गए? क्योंकि रेडियस के कंपेयर में इसकी थिकनेस क्या है? निग्लेजिबल है। अभी नहीं समझे? अब जैसे मस्कमेलन है, खरबूजा, वो भी तो हॉलो स्फेयर है, लेकिन उसकी वॉल कैसी होती? बहुत थिक होती है। अरे सीजन आने वाला है, समझ गए? तो अरे अंदर का बीज निकाल दो, बीज निकाल के फिर से चिपका दो उसको, तो हॉलो स्फेयर नहीं बन गया। लेकिन उसकी जो वॉल है वो कैसी होती है? थिक होती है, तो उसको हम स्फेयर का शेल नहीं कह सकते। नहीं समझे? स्फेयर का शेल का मतलब हॉलो स्फेयर विद अ वेरी थिन वॉल। तो ये दोनों तो है स्फेयर का शेल, इनमें अंदर वैसे भी चार्ज नहीं हो सकता। जो भी चार्ज बाहर से दिया जाएगा क्या होगा? बाहर ही बना रहेगा। बस कंडक्टर में क्या होगा? पूरे में फैल जाएगा, और नॉन कंडक्टर में क्या होगा? फैलाना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट? ये है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसमें अंदर क्यों नहीं रह सकता चार्ज? ये तो सॉलिड है। तो कंडक्टर कोई भी हो, यहां तो हम स्फीयर बता रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान समझना है, कंडक्टर कोई भी हो, अंदर चार्ज रुकता ही नहीं है। वही तो बता रहे हैं, पेशेंस रखो। अंदर चार्ज रुकता ही नहीं है, ठीक है। यानी जैसे ही अंदर छोड़ के आएंगे हम बाहर, तो हम बाद में आएंगे, चार्ज पहले आ जाएगा। नहीं समझे? जैसे अंदर गए, जैसे ये कोई कंडक्टर है सॉलिड, अब हम अंदर घुस गए। इमेजिन करो हम लोग एटम से छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन से छोटे हैं, अंदर घुस गए, अंदर चार्ज छोड़ के चले आए, तो हम लोग बाद में बाहर आएंगे, चार्ज पहले बाहर आ जाएगा। उसका रीजन क्या होता है? अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ये समझो कि चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर। जब हम चार्ज कहते हैं तो उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज। अगर हमें निगेटिव चार्ज कहना होगा तो हम पूरा पूरा कहेंगे निगेटिव चार्ज। नहीं समझे? चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अभी हम प्रूव करेंगे आज ही कि अंदर हर पॉइंट पे कंडक्टर हो, कैसा भी शेप का हो, अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। यानी पोटेंशियल कितना होगा? सेम। देखिए होता क्या है, जब हम लोग पोटेंशियल वाले चैप्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल वाला चैप्टर, ठीक है। पैसे बाद में देना, भी हिसाब कर लेंगे। तो जब हम पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे अंदर हमने क्या बताया, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। इसको प्रूव करेंगे अभी, इसको क्या करेंगे? प्रूव, ठीक है। अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है VA माइनस VB अपॉन डी, जिसको हमने V अपॉन डी लिख दिया था। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख दिया था? V अपॉन डी। V ये हम लोग पोटेंशियल में पढ़ेंगे, VA माइनस VB अपॉन डी। अब E, D है डिस्टेंस, जैसे ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। अब इसका पोटेंशियल क्या हो गया? VA, इसका पोटेंशियल क्या हो गया? VB। नहीं समझे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी। एक्चुअल में क्या होता है, सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। अभी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरी तरह से समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? पोटेंशियल। और पोटेंशियल आपने अभी पढ़ा नहीं है, नहीं समझे। लेकिन पोटेंशियल पढ़ने का वेट करेंगे तो ये कैसे समझोगे? जब या तो इसको याद करो कि हमने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है, चार्ज क्यों नहीं रहता है। अब चार्ज क्यों नहीं रहता है, इसको समझने के लिए ये सब आना चाहिए। यानी सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या हैं? रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये हम वहाँ पे प्रूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। इनके बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई भी दो पॉइंट हो कहीं भी, वो डिपेंड करेगा उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पे और डिस्टेंस पे। समझ गए? ठीक। अब अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो।
ठीक है, इसको प्रूव करेंगे अभी हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी क्या आ गया, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू जीरो, यानी वी ए इक्वल टू वी बी। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, और पोटेंशियल सेम, जीरो नहीं सेम। और कितना, जितना सरफेस पे, कितना, समझ गए? जैसे सरफेस पे अगर 10 वोल्ट है तो अंदर हर पॉइंट पे कितना होगा, 10 वोल्ट। 10 से कम क्यों नहीं हो सकता? अगर 10 से कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 से, जैसे मान लेते हैं अंदर 8 वोल्ट हो गया, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से कहाँ हो जाएगा, अंदर, फिर जीरो कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मान लेते हैं सरफेस पे 10 है, अंदर 8 हो गया, कितना हो गया, तो फिर बाहर से अंदर नहीं हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और अंदर तो जीरो होता है। वो भी हम लोग प्रूव करेंगे। नहीं समझे? कोई डाउट? अगर मान लेते हैं अंदर 12 हो गया, कितना हो गया, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से हो जाएगा, अंदर से बाहर, लेकिन अंदर तो जीरो होता है। यानी जीरो तभी हो सकता है जब अंदर हर पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल हो जितना कहाँ है, सरफेस पे। अभी नहीं समझे? समझ आया कुछ? नहीं समझ आया? वेरी गुड, ठीक है। तो इसको याद कर लो, हाँ याद कर लो, ठीक है। क्या नहीं समझ आ रहा है इसमें? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को, वही तो होता है ना कि पोटेंशियल से रिलेटेड ये टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, एक वेक्टर मेथड और एक स्केलर मेथड। वेक्टर मेथड होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और स्केलर मेथड होता है पोटेंशियल। समझ गए? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने पढ़ा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पोर्शन पढ़ा है। नहीं समझे? पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ वो एरिया जहां तक कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करे, एक्सपीरियंस करे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पोर्शन है, एक मतलब एक फेस है वो। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हैं, बहुत सारे फेसेस हैं, ठीक है। दूसरा फेस क्या है कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। जब तुमने पोटेंशियल नहीं पढ़ा है तो ये चीज तुमको यहां पे याद करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से कहां होता है, लोअर पोटेंशियल। नहीं आया समझे? हायर पोटेंशियल से लोअर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, डायरेक्शन। अब भी नहीं समझे? हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा है केवल किसके बारे में, किसके रेफरेंस पे, फोर्स के रेफरेंस में पढ़ा था हम लोगों ने। किसके रेफरेंस में? अब ये पोटेंशियल के रेफरेंस में है। अब भी नहीं समझे? तो अगर सरफेस पे 10 वोल्ट है और अंदर क्या है, 12 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो अंदर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो गया, और अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। ये अभी हम प्रूव करेंगे। नहीं समझे? अगर अंदर 8 वोल्ट हो गया तो बाहर से अंदर हो गया, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो हो सकता है जब पोटेंशियल उतना ही हो जितना कहां पे है, सरफेस पे, वरना जीरो होगा ही नहीं। अभी यहां समझे? अब देखिए, मान लेते हैं सॉलिड है, क्या है ये, सॉलिड, ठीक है। सरफेस पे 10 वोल्ट है तो अंदर हर जगह कितना होगा, 10 वोल्ट, ठीक। अब अंदर तुमने चार्ज ले गए, अब इमेजिन करो कि बिल्कुल छोटे से हो गए, इलेक्ट्रॉन से छोटे अंदर घुस गए सॉलिड के, और चार्ज ले गए। सपोज तुमने यहां पे कोई चार्ज रख दिया प्लस Q1 यहां पे। अब यहां का पोटेंशियल जो है वो यहां से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि सरफेस पे कितना है, 10, तो 10 हर जगह अंदर 10 होगा। अब इसका खुद का भी तो पोटेंशियल होगा, पता चला खुद का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो कितना हो गया, 15/50। ये तो हर जगह कितना है, 10। नहीं आया समझे? मान लेते कई लोग हैं, हर एक की लंबाई 5.5 फीट है या 6 फीट है सबकी लंबाई, सब जमीन पे खड़े हो जाए, सब एक जैसे दिखेंगे, लेकिन कोई अगर स्टूल पे खड़ा हो गया तो वो बाकी से ऊंचा नहीं दिखेगा, क्योंकि स्टूल की भी हाइट उसके हाइट में क्या हो गई, ऐड हो गई। नहीं समझे? हर पॉइंट पे कितना है, 10 10 10 10 10 10 10, क्योंकि सरफेस पे 10 है, लेकिन यहां पे ज्यादा हो जाएगा। क्यों? एक तो 10 प्लस खुद का पोटेंशियल। नहीं समझे?
और चार्ज कहाँ जाता है? हायर पोटेंशियल से लोअर। और कंडक्टर है, इजीली चार्ज मूव कर सकता है। नॉन कंडक्टर में क्या होगा? जाना चाहेगा लेकिन जा नहीं पाएगा। तो नॉन कंडक्टर में क्या होता है? पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है। वहां भी यही कंडीशन होगी कि जहां पे चार्ज होगा वहां का पोटेंशियल बाहर से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और वो बाहर जाना चाहेगा लेकिन जा नहीं सकता है, क्योंकि नॉन कंडक्टर में चार्ज चलते नहीं है। नॉन कंडक्टर में अगर चार्ज चलने लगा तो नॉन कंडक्टर कहेगा, फिर वो क्या बन गया? कंडक्टर। नहीं जान पाए? हमने क्या समझाया? तो जहां पे चार्ज रखा है उसका पोटेंशियल कितना है? ज्यादा, और बाहर का है 10, पता चला ये कितना हो गया? 15। तो ये 10 तभी हो सकता है जब ये चार्ज उठ करके कहां चला जाए? बाहर। ठीक है? तो कंडक्टर के अंदर किसी भी शेप का हो, कभी अंदर चार्ज रुकता ही नहीं है, सारा चार्ज उठकर कहां जाता है? आउटर सरफेस पे। अभी नहीं समझे? कोई डाउट? तो दो चीज हमने यहां सीखी। पहली चीज, कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज नहीं हो सकता, जो भी चार्ज है कहां पे होगा? सरफेस। दूसरा चीज, कंडक्टर कोई भी हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। नहीं समझे? तीसरा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम। कितना? जितना सरफेस पे। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नहीं समझे? हाँ, चार्ज और पोटेंशियल। ठीक है? फिर वही चीज अगले चैप्टर की चीजें बतानी पड़ेंगी। जैसे किसी बर्तन में पानी डालो, वाटर, तो क्या प्रोड्यूस होता है? लेवल। क्या प्रोड्यूस होता है? लेवल। ठीक है? अभी नहीं समझे? ये आपको पता है? जब हम कैपेसिटेंस पढ़ाएंगे तो इसी तरह समझाएंगे। अगर आप अफ्रीका के जंगलों में जाके पढ़ें तभी यही एग्जाम्पल, पूरे वर्ल्ड में यही एग्जाम्पल दिया जाता है चार्ज और पोटेंशियल को समझने के लिए, क्योंकि इससे सिंपल एग्जाम्पल कोई होता नहीं है। क्योंकि बच्चे बचपन से पानी और बर्तन देखते हैं, भाई पानी से खेलते हैं बच्चे, छोटे बच्चे नहीं खेलते हैं, उनको पता होता पानी डालेंगे तो लेवल ऊपर आएगा। तो यहाँ पे वाटर किसके इक्विवेलेंट है? चार्ज के। और लेवल किसके इक्विवेलेंट है? पोटेंशियल। पूरे वर्ल्ड में इसी तरह समझाया जाता है। अगर किसी बर्तन में बिल्कुल पानी नहीं है, कितना लेवल होगा? 0। अरे ये पानी नहीं तो लेवल कहां से आ जाएगा? ये भी नहीं जान पा, पानी भी नहीं जान पा रहे हो क्या? बर्तन तो मंगाए क्या? अगर किसी बर्तन में बिल्कुल पानी नहीं है तो लेवल कितना होगा? यानी अगर किसी कंडक्टर में बिल्कुल चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल कितना होगा? 0। कम पानी कम लेवल, ज़्यादा पानी ज़्यादा लेवल। कम चार्ज दोगे कम पोटेंशियल, ज़्यादा चार्ज दोगे ज़्यादा पोटेंशियल। यानी Q प्रोपोर्शनल टू V। Q प्रोपोर्शनल टू V, लेवल प्रोपोर्शनल टू वाटर। अभी नहीं आया समझे? कोई डाउट? जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो यही एग्जांपल लेके समझाएंगे। ठीक है? अभी नहीं आया समझे? तो जिस बॉडी को जहां पे भी जहां चार्ज देंगे क्या पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग। इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से कहां होता है? लोअर पोटेंशियल। चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों सेम चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, एक वेक्टर मेथड और एक स्केलर मेथड। तो जो हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करते हैं तो वेक्टर मेथड हो गया, और जब हम पोटेंशियल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। अभी नहीं समझे? कोई डाउट? ठीक। तो तीन चीज़ें हमने सीखी। कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होता है? 0। यानी कंडक्टर के अंदर चार्ज रुक ही नहीं पाता है, तुरंत भाग के कहाँ जाता है? बाहर। नॉन कंडक्टर क्यों रुक जाता है? क्योंकि नॉन कंडक्टर में चलता नहीं है, वो भी आना चाहता बाहर, मन करता है, लेकिन नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर का मतलब ही चार्ज चलेगा ही नहीं, चलने लगा तो कंडक्टर ही बन गया। नहीं समझे? यानी नॉन कंडक्टर में क्या होता है? चार्ज पूरे वॉल्यूम में। तभी तुमने बताया इसमें पसीना निकल आता है। अंदर अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? अलग अलग। और यहां पे अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। और पोटेंशियल कांस्टेंट। और कितना? जितना सरफेस पे। अभी नहीं आया समझे? यहां पे तो अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा? अलग अलग।
समझ गए? कोई डाउट? जैसे अपने ग्लास लिया, कांच, उसको मेल्ट किया, गर्म करने पे कांच मेल्ट हो जाता है ना, उसको गर्म किया, मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद उसमें चार्ज मिला दिया यूनिफॉर्मली, उसके बाद उसका गोला बना दिया, स्फीयर। तो जो चार्ज जहाँ है वहीं बना रहेगा, तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज हो गया। समझ? यही चीज़ अगर मेटल के साथ करें तो जैसे तुम स्फीयर बना के करोगे, सारा चार्ज उठ करके कहाँ जाएगा? बाहर, सरफेस पे। समझ गए? तो इन तीनों पे चार्ज कहाँ होगा? आउटर सरफेस पे। कुछ समझ आ रहा है बेटा? ठीक, बहुत ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, फिजिक्स पे। बायो वाले बच्चे तो पूरा कंसंट्रेशन फिजिक्स पे लगा दें, समझ गए? मैथ वाले भी करें। तो अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। पोटेंशियल कांस्टेंट यानी सेम, कितना? जितना सरफेस पे, कितना? जितना सरफेस, कितना? जितना सरफेस। समझ गए? यहां पे अलग कंडीशन है, ये एक्स अलग है इन तीनों से, ठीक है? तो पहले हम इन तीनों की बात करेंगे, ये बहुत सिंपल है, नोट कर लिए। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। Intensity of electric field produced, थोड़ा नीचे से लिखना पड़ेगा, intensity of electric field produced due to a uniformly charged स्फेरिकल शेल। सुनो, हमने यहाँ पे कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल नहीं लिखा है ना नॉन कंडक्टिंग लिखा है, दोनों में से कोई भी हो यही होगा। अरे ऊपर तीनों में से कोई हो, या और करके लिख दो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। केवल कौन सा अलग होगा? नॉन कंडक्टिंग। समझ गए? कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल पूछेंगे तो भी यही करोगे, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल कहेंगे तो भी यही करोगे, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कहेंगे तो भी यही करोगे। केवल कौन सा अलग है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, क्योंकि उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज चलता नहीं है। क्यों नहीं जान पाते बेटा? बात समझ गए? लिखे लैंग्वेज। लेट अस कंसीडर a spherical shell of radius capital R and plus Q charge is uniformly distributed over this spherical shell, तो ये जो इनिशियल लैंग्वेज है इसको याद नहीं करते, ये डेफिनेशन की तरह है। अरे जो समझ आया उसको लिख दो 2-4 लाइनें, समझ गए? कई बच्चे क्या होते हैं इसको भी याद करते हैं डेफिनेशन की तरह, ठीक है? समझ आया? 3 जगह निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फीयर के बाहर, सरफेस पे और अंदर। नहीं समझे? कितनी जगह निकालेंगे? 3 जगह। हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट, एट द सरफेस, इंटरनल पॉइंट, ठीक है? और जो फर्स्ट वाले में प्रूव करेंगे वही सेकेंड और थर्ड पार्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है? क्योंकि अलग अलग नहीं आता, तीनों एक साथ करना पड़ेगा आपको, कंडीशन से ना। तो सबसे पहले एट एक्सटर्नल पॉइंट, तो जब एक्सटर्नल पॉइंट कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, ठीक है?
चलो मान लो ये कलर पहचानते हो तुम लोग, गुड। तो ये जो रेड कलर का है ये स्फेयर का शेल है, ये क्या है, स्फेयर, यानी ये रियल स्फेयर है, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी, ठीक है। अब इस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस कितनी है इसकी, कैपिटल आर, ठीक है। और ये ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर हो गई। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे यहाँ पे कौन वेरिएबल है, स्मॉल आर वेरिएबल है कि कैपिटल आर वेरिएबल है, स्मॉल आर, कैपिटल आर तो फिक्स है, स्मॉल आर की वैल्यू अलग अलग पॉइंट के लिए क्या होगी, यहाँ पे निकाल लो तो ये, थोड़ा दूर निकालोगे तो आर बढ़ गई, थोड़ा पास निकालोगे तो आर कम हो गई, नहीं समझे। हाँ, गॉसियन सरफेस, ये जिस पे चार्ज है ये रियल है और ये गॉसियन सरफेस। क्लियर, कोई डाउट। हाँ, डी ए वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट, तो समझ आ गया होगा। तो ये डी ए वेक्टर, ई वेक्टर के लिए यहां पे क्या एज्यूम करेंगे, प्लस क्यू नॉट चार्ज। ई वेक्टर के लिए क्या एज्यूम करेंगे, प्लस क्यू नॉट। तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इस प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, रेपल, पूरा पॉजिटिव चार्ज इस प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, रेपल। ये समझ गए, यानी ई वेक्टर डी ए वेक्टर कहाँ हो गए, सेम डायरेक्शन, बीच का एंगल 0 डिग्री। नहीं समझ आया। हाँ, वो ऐसे आएगा, वो ऐसे आएगा, फिर कंपोनेंट करोगे, वर्टिकल वाले कट जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट उधर ही आ जाएगा। नहीं समझे, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालते हैं तो पूरे चार्ज को कहाँ मान सकते हैं, उसके सेंटर पे। जैसे अर्थ के कारण किसी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते थे अर्थ के कारण, तो हम पूरे अर्थ के मास को कहाँ मान लेते हैं, उसके सेंटर पे। तभी तो सेंटर टू सेंटर फोर्स की डायरेक्शन होती है, उसी को क्या बोलते थे, सेंटर ऑफ मास। याद आया। जैसे हम अर्थ के कारण किसी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते थे तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते थे, अर्थ के सेंटर से, क्योंकि पूरे मास को कहाँ मान लेते। अब तुम ये मास यहाँ तो है, अकेले यहाँ तो है नहीं, वो तो हर जगह है। अब तुम कहोगे ये डिस्टेंस कम है, वो ज़्यादा है, वो तिरछा है, नहीं समझे। तो हम पूरे मास को कहाँ मान लेते हैं, सेंटर पे, ठीक है। और फिर वो उसके द्वारा फोर्स लगा लेते हैं, ठीक है। यही यहाँ मान सकते हो, पूरे चार्ज को कहाँ मान सकते हो, सेंटर पे। लेकिन कब, जब आप एक्सटर्नल पॉइंट पे निकाल रहे हो या सरफेस पे निकाल रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, passing through small area dA वेक्टर। सबसे पहले क्या निकालना है, अच्छा पहला स्टेप यही तो होता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया dA वेक्टर। सेकेंड स्टेप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस का दो, गॉसियन सरफेस का दो। थर्ड स्टेप गॉस थ्योरम, ठीक है। अब तो समझ आ गया होगा। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो गया पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया dA वेक्टर। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर गॉसियन सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर गॉसियन सरफेस क्या आ जाएगा, फाई ई क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर।
हाँ, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। cos 0 कितना हो जाएगा? 1। समझ आया नहीं आया? यानी ये क्या आ गया? EDA cos 0, क्योंकि थीटा 0 है। क्यों 0 है समझ में आया? क्योंकि दोनों कहाँ हैं? सेम डायरेक्शन में। और सेम डायरेक्शन में यही नहीं, आप कहीं भी ले लो पॉइंट, हर जगह कैसे होंगे? सेम डायरेक्शन में। नहीं समझ आया? एक चीज़ और, अगर ये डिस्टेंस R है तो ये भी तो डिस्टेंस R होगी। क्या हमसे पूछो कोई प्रॉब्लम? अगर ये डिस्टेंस R है तो ये भी तो डिस्टेंस R होगी, ये भी R होगी। सारी डिस्टेंस क्या होंगी? R। यानी हर पॉइंट पे E का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। समझ गए? E बाहर आ जाएगा। क्यों E बाहर आ गया? सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ E vector is same at each point of Gaussian surface. तो E क्यों बाहर आ गया समझ में आया? क्योंकि गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे E वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, डायरेक्शन जो अलग अलग पॉइंट पे क्या है? अलग अलग। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब DA का इंटीग्रेशन A, अरे सब भूल भाल गया क्या तुम लोग? तो DA का इंटीग्रेशन A का मतलब टोटल एरिया। किसका टोटल एरिया? एंटायर गॉसियन सरफेस। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ एंटायर गॉसियन सरफेस। यहाँ गॉसियन सरफेस स्फेयर है, स्फेयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई r²। लो आ गया, सेकेंड स्टेप कंप्लीट। इंटू 4 पाई r²। तो फर्स्ट स्टेप, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया। सेकेंड स्टेप, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर गॉसियन सरफेस। थर्ड स्टेप, गॉस थ्योरम। यूजिंग गॉस थ्योरम क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times of total charge contained in that closed surface. 1 upon epsilon naught times of total charge contained in that closed surface. यहां तक पहुंच गए? इसकी वैल्यू निकाल चुके हम लोग, E इंटू 4 पाई r²। देखो वैल्यू नहीं निकाल चुके ये। और सिग्मा क्यू क्या होता है? गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज। कितना चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर? प्लस क्यू। देखो ये ब्लैक वाला गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज है? प्लस क्यू। भले सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो लेकिन है तो टोटल प्लस क्यू। नहीं समझे? डिवाइड कर दो, यानी क्या आ गया E का फार्मूला? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। और ये तो पॉइंट चार्ज वाला आ गया, वो तो आना ही था। हाँ, क्योंकि हम पूरे चार्ज को कहाँ मान सकते हैं? सेंटर पे। और Q चार्ज से r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? Q अपॉन r²। नहीं समझे? इससे पता चल रहा है कि पॉइंट P पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो ऐसा फील हो रहा है जैसा पूरा चार्ज कहाँ पे आ गया हो? सेंटर पे। समझ गए? हाँ, यहाँ तक पहुँचो जल्दी। सरफेस पे निकालेंगे। स्मॉल r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? कैपिटल R के। अगर P पॉइंट को, अच्छा पहले वहाँ तक पहुँचो, बस 5 मिनट और। ठीक है, तुम्हें जल्दी हो तो चले जाना, लास्ट का वीडियो देख लेना।
पक्का? लेकिन फिजिक्स ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइम पे जल्दी चालू कर देंगे, ठीक है। लास्ट का वीडियो देख लेना, ठीक है, पक्का देखना। एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, और गॉस थ्योरम के टेस्ट की तैयारी करो सभी बच्चे। गॉस थ्योरम, ठीक है, दोनों आर्टिकल देंगे, वायर वाला भी और शीट वाला भी। पहले बता दिया ताकि जीरो ना है। 2 आर्टिकल हमने पहले बता दिए, पेपर को डिस्क्लोज कर दिया, लीक कर दिया पेपर, समझ गए? हाँ, वायर वाला जय शैलेंद्र को दे दो। अरे हम आएंगे तो दे देंगे, तुम परेशान हो, वहाँ रख दो जाके तो बच। हाँ बस, बाकी को नहीं आया। एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब चलो देखो, पॉइंट पी को अंदर ले आओ, या अंदर नहीं, सरफेस पे। अरे तो जब पॉइंट पी सरफेस पे आ जाएगा तो ओ से पी तक की जो डिस्टेंस स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल नहीं हो जाएगी? बोलो। जब एक्सटर्नल पॉइंट पे निकाले थे तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ग्रेटर थी, सरफेस पे निकालेंगे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल होगी, इंटरनल पॉइंट पे निकालेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से लेस देन होगी। इतनी बात तो समझ गए होगे। तो बस जहाँ जहाँ स्मॉल आर है वहाँ वहाँ क्या लिख दो? कैपिटल आर। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आ गया? ई का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब इसी को हम सिग्मा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, और स्फीयर का एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अरे स्फीयर का शेल के रेडियस कैपिटल आर है ना, यानी क्यू की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू रख दो यहाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू क्या रखोगे? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अपॉन में क्या है? आर स्क्वायर। बस ये जो क्यू की वैल्यू हमने निकाली है सिग्मा से, ये यहाँ पुट कर दिया। नहीं समझे? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? क्यू अपॉन ए होता है। अब स्फीयर पे कितना चार्ज था? क्यू, और स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ तो काटेंगे, अभी वैल्यू रखी है, काटा नहीं है अभी, समझ गए? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यानी क्या आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि मेटल वाले वो मेटालिक प्लेट में आया था। अब भी नहीं समझे तो सिग्मा के टर्म्स में लिखोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब भी नहीं समझे क्या? ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है, यानी इसमें सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट। नहीं समझे? ना चार्ज चेंज हो सकता है, ना आर चेंज हो सकता है, और वो वेरिएबल है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर क्या है? वेरिएबल। नहीं समझे? इस बात को ध्यान रखना, जिसमें भी स्मॉल आर आएगा जिस फार्मूले में, वो वेरिएबल होगा, और कैपिटल आर वाला एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, क्योंकि कैपिटल आर स्फीयर का शेल की क्या है? रेडियस। वो वेरी नहीं करेगी टाइम के साथ। नहीं समझे क्या? हाँ तो सेंटर पे जैसे अर्थ में होता है, अगर हम सरफेस पे निकालेंगे तो पूरे अर्थ के मास को तब भी कहाँ मानते हैं? सेंटर पे। समझ गया? अंदर जाएंगे तो नहीं मान सकते। नहीं समझ आया? क्या कंफ्यूजन बताओ? ने मान नहीं लिया था, आया है प्रूव होके, माना नहीं हमने, माना नहीं है, प्रूव होके आया है। क्या? हाँ तो वही चीज तो यहां भी आ रही है।
अगर सेंटर पे चार्ज है और तुम सरफेस पे निकाल रहे हो तो Q/R² नहीं हो जाएगा? नहीं समझे? यहां पे निकाल रहे थे तो Q/r², और यहां निकाला तो Q/R²। नहीं समझे? कहां कंफ्यूजन कहां है? जब बाहर निकाला तो Q/r²। हम उतनी देर से क्या बता रहे हैं, हम उस पॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं जहाँ पे बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं, और तुम लोग क्या करते हो, वो पॉइंट छोड़ करके इधर उधर भागते हो। नहीं समझे? ठीक है, केवल r यहाँ पे वेरिएबल है, बाकी सब कुछ फिक्स्ड है। यानी जिस फार्मूले में r आ रहा है, यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग। और जहाँ के r ने जैसे इसमें नहीं आ रहा है, तो ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। समझ गए? ये नहीं कि यहाँ पे अलग होगा, वहाँ अलग होगा, वहाँ अलग होगा, वहाँ, और ये बाहर चले जाओगे तो फार्मूला लगेगा ही नहीं, और अंदर आ जाओगे तो भी ये फार्मूला नहीं लगेगा। ये फार्मूला केवल कहाँ के लिए लगेगा, सरफेस के लिए। अब भी नहीं समझे? अब इंटरनल पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, देखिए 2 मिनट और बस। जीरो होता है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा ना हमें। हाँ, क्या दिक्कत है? अब तुम्हें क्या कंफ्यूजन हो गया? अब पूछो ना हमसे। अच्छा, एट इंटरनल पॉइंट, अरे खत्म करने दो बेटा, नहीं तो फिर अगर ये एको पॉइंट छूट गया ना तो अगले टर्न पे क्या होगा, आधा घंटा लग जाएगा। जो चीज़ अभी 5 मिनट में हो जाएगी, अरे फिर डायग्राम बनाओ, फिर से पूरा समझाओ। इंटरनल पॉइंट पे देखिए, यानी इनसाइड द स्फेयर। सुनो, अब r की वैल्यू क्या होगी, R से कम। समझ गए? R फिक्स्ड है, r अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग है, क्योंकि r है O से P तक की डिस्टेंस। तुम्हारे समझ आ रहा है बेटा? गुड। तो ये तो हो गया स्फेयर का शेल, जिसपे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस। सुने, P के अराउंड हमने स्मॉल एरिया लिया। अब आपको दोबारा इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको, गॉस थ्योरम, यानी थर्ड स्टेप से। थर्ड स्टेप, समझ गए? क्योंकि ये अलग से नहीं है, ये उसी आर्टिकल का पार्ट है। नहीं आया समझे? यूजिंग गॉस थ्योरम। क्या होता फाई ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर 1/f। एक स्टेप और बचा, ध्यान से देख लो। ये हो गया यहाँ तक, इसको सॉल्व कर चुके हम लोग। इक्वेशन 1 में कितना निकाला था हमने, E/4πr²। और सिग्मा क्यू कितना होगा, यहाँ पे ब्लैक वाला गॉसियन सरफेस है, कितना होगा सिग्मा क्यू। देखो ब्लैक वाले के अंदर कितना चार्ज है, ये जो ब्लैक वाला है स्फीयर, इसके अंदर कितना चार्ज है, 0। सारा चार्ज तो ये, सारा चार्ज तो ये, तो ब्लैक वाले के अंदर कितना चार्ज है, 0। नहीं आया समझे? बोलो। क्योंकि आप जानते हो उन तीनों स्फीयर में चार्ज केवल कहाँ पे होता है, आउटर सरफेस पे। समझ गए? और गॉसियन सरफेस तो इस स्फीयरिकल शेल के अंदर है। समझ गए? यानी E कितना आ गया, 0। ठीक है, यहां तक पहुंचो जल्दी, एक लाइन लिखानी है। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तुरंत पूछें।
अभी यहीं पे हो, एक लाइन लिख रहे हैं, उसको फिनिश कर रहे हैं। 10 द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the spherical shell, the electric field at each point. Inside the spherical shell is 0. ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे इसका ग्राफ भी बना के समझाएंगे, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन बहुत आते हैं, यानी किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। ठीक है, Thus the electric field at each point inside the spherical shell is 0. ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। और जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं जमा किया है, फॉर्म जमा कर दें फ़ोटो पेस्ट करके, आरुषि, ठीक है, तुम भी, अनमोल, न तुम्हें मिलेगा तब जब तुम फीस जमा करोगे, फीस जमा करने बाद मिलता है। वैसे क्या होता है, ट्राई करने बच्चा हमने फॉर्म दे दिया तो हमारा वेस्ट हो जाता है, हम अब बाकी कोचिंग तरह नहीं करते हैं, फीस जमा हो गई तब फॉर्म। ठीक है।